कैसे 90 महीने पहले पीएम मोदी ने इंडिया की सीक्रेट बुकिंग कर दी। करोड़ों की नौकरी छोड़ मोदी की सीक्रेट टीम में लोग क्यों आए। साथ ही 1947 से 2014 वर्सेस मोदी काल, इंडिया की अनसुनी सक्सेस स्टोरी का वो चैप्टर होगा जो आपको बताएगा कि कंफ्यूज विपक्ष और कॉन्फिडेंट मोदी के बीच का अंतर क्या है और देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है। कल हमने आपको पाठशाला में याद होगा बताया था कि जो लोग नरेंद्र मोदी के आइडिया, उनकी प्लानिंग का हर बार मजाक उड़ाते थे, उन पर आज दुनिया हंस रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो आइडिया दिया था, जो प्लान बनाया था, उसे तो आज दुनिया सलाम कर रही है। जो लोग मजाक बनाते थे वो आज खुद मजाक बनकर रह गए। और कल ही मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया था कि कैसे सिंगापुर जैसे देश अब अपने यहां के पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से कनेक्ट कर चुके हैं। इंडिया जो है वो यूपीआई पेमेंट के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। सब्जी खरीदने जाइए से लेकर शादी में ढोल बजाने वाला से लेकर हर आदमी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। आज का इंडिया वो इंडिया है जिसे दुनिया मुसीबत के बीच खड़ा इकलौता ब्राइट स्पॉट बता रही है। दुनिया भर के देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देगा। कोई मुसीबत आती है तो लोग मदद के लिए भारत की तरफ देखते हैं आज। और आज का भारत वो भारत है जहां दुनिया निवेश करना चाहती, जिसे दुनिया सलाम ठोक रही है। यानी आज का भारत नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के इस नंबर 1 के पोजीशन की सीक्रेट बुकिंग, कि इंडिया यहां नंबर 1 पर बैठेगा, खड़ा होगा, यह सीक्रेट बुकिंग प्रधानमंत्री मोदी ने 90 महीने पहले कर दी थी। आज जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है वो कैसे 90 महीने पहले लिखी जानी शुरू हुई थी, आज आपको यह बताऊंगा। क्योंकि अमूमन हम ना सब सक्सेस सेलिब्रेट कर लेते हैं कि अरे इंडिया तो नंबर 1 है, अभी अर्थव्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई लड़का यूपीएससी क्लियर कर ले, अरे यूपीएससी क्लियर, लेकिन उसने कितनी मेहनत की और क्या क्या तैयारी की उसकी कोई चर्चा नहीं करता। आज आपको बताऊंगा इंडिया जिस सक्सेस स्टोरी को लिख रहा है, जिसको दुनिया देख रही है, उसकी शुरुआत 90 महीने पहले कैसे नरेंद्र मोदी ने की थी। कैसे करोड़ों की नौकरी छोड़ छोड़ के लोग नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। लेकिन पहले आपको विपक्ष की हालत दिखाता, उससे भी आपको पता चलेगा कि बीते 90 महीनों में भारत में जो हुआ है वो कितना कमाल का है। मोदी मॉडल को समझने से पहले एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आगे की बात। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views how to win 2024. You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. ये इस देश का कंफ्यूज विपक्ष है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक राज्य में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 2024 में सरकार बनाएंगे, सारी विपक्षी पार्टियों को साथ ले आएंगे। राहुल गांधी दूसरी जगह खड़े होकर कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो हिंसा करती है, वो पैसा लगाती है, वो तो बीजेपी की मदद करती है। इनको समझ ही में नहीं आ रहा करना क्या है भाई। एक सबको साथ लाने की बात कर रहा है, दूसरा भाई सब उसी सब में से एक को कोस रहा है। लेकिन देश के नेतृत्व में कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होता बॉस, और इसलिए आज आपको 90 महीने पहले लिए चलता और इंडिया की सक्सेस स्टोरी का चैप्टर खोलता। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आते ही भारत में 2 चीजों पर फोकस किया। वो अगले चुनाव पे फोकस नहीं कर रहे थे,
वो दो काम पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था काम करोगे तो जीत अपने ही आप जाओगे। ये लोग सिर्फ चुनाव पे ही फोकस करते रह जाते। उन्होंने क्या किया कि इंडिया में अंदर जो सिस्टम है, जो सोया हुआ है, जो सड़ा हुआ है, उस सिस्टम का सुधार कैसे करना, और दूसरा बाहर से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स लाने पर फोकस किया। और दोनों इंटरकनेक्टेड थे, जो अभी आपको आगे पता चला। क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट लाना आसान नहीं था, भारत में बिजनेस सेटअप करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। 2014 के आसपास बहुत इंतजार करना पड़ता था भाई, इधर से पैसा दिया, उधर से पैसा लिया, लाल फीता शाही, कदम कदम पे अप्रूवल, नाक रगड़ना पड़ जाता था लोगों को। नरेंद्र मोदी ने इन अड़चनों को हटाने के लिए और तेजी से इन्वेस्टमेंट लाने की सोच के साथ निवेशकों की सहायता के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी को प्रमोट किया। इस एजेंसी का नाम था इन्वेस्ट इंडिया। तो नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक पूरी एजेंसी बना दी इन्वेस्ट इंडिया के नाम से। पहले से थी, इन्होंने उसको रिवैम्प किया एक तरीके से। तो कहिए कि नए तरीके से बनाया, तो कह रहा हूं कि भाई नया बना दिया। तो इन्वेस्ट इंडिया को रिवैम्प किया। और इन्होंने क्या किया कि भारत में जो भी निवेशक आता है उसके लिए ये सिंगल पॉइंट कांटेक्ट एजेंसी होगी। आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने बैठ के उसको समझाने की जरूरत नहीं। आप इस एजेंसी के पास आइए, निवेशक को ये एजेंसी एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दे देती है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, उस टाइप से, कि ये आदमी आपको हर जगह सारा काम करा के देगा। मोबाइल सर्विस में आपने देखा होगा, ऐसा ही होता है। भारत आने वाले निवेशक के बिजनेस प्लान में हर तरह के अप्रूवल के लिए एजेंसी मदद करती है। बिजनेस सेटअप होने के बाद भी एजेंसी निवेशकों का ध्यान रखती है, नहीं कि आप पैसा लगा दिया तो अब जाओ देखो अपना, हम चले। नहीं भैया, उस निवेशक को बिजनेस स्टार्ट कराने से लेकर स्टार्ट होने के बाद भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये पूरी एजेंसी उस पर ध्यान रखती है। मतलब उसको राजा की तरह रख, क्योंकि वो आपके देश में पैसा लगा रहा है भाई। जो पैसा लगा रहा है वही तो देश को बढ़ा रहा है, तो उसको ये फील तो हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। निवेशक की हर कदम पर सहायता की जाती है, जिससे उन्हें भारत में बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये पूरी एजेंसी को ऐसे रिवैम्प किया कि निवेशकों का विश्वास बढ़े। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने भारत में इन्वेस्टमेंट लाने और भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस सेटअप करने में रुकावटें दूर करने के लिए जिस व्यक्ति को काम सौंपा, उस व्यक्ति का नाम है दीपक बागला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस काम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं दीपक बागला। ये इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नीचे। दीपक बागला वर्ल्ड बैंक में रह चुके, सिटी बैंक में काम कर चुके। दीपक बागला ने खुद बताया कि नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया के जरिए उन्हें 4 काम दिए। नरेंद्र मोदी टास्क मास्टर, उन्होंने इनको 4 काम दिया। बोला कि आप अपने क्षेत्र में बेस्ट हैं, आपको मैं 4 काम दे रहा हूं। और नरेंद्र मोदी ने इनको 4 काम क्या दिए? उन्होंने कहा पहला काम एफडीआई का प्रमोशन करो, मतलब एफडीआई लेकर आओ, जितना एफडीआई आ सकता है इंडिया में इसको लेकर आओ। कैसे लाना है उसके लिए जो मदद चाहिए मैं करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया, इस स्टार्टअप इंडिया को चमकाओ, मतलब इंडिया में नए नए स्टार्टअप खुले, इसके लिए जो कर सकते हो। तीसरा टास्क नरेंद्र मोदी ने दिया कि प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, यानी साइंस के क्षेत्र में, ये क्षेत्र को बढ़ाओ, नए नए इनोवेशन हो, इनिशिएटिव हो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, ये करो। और चौथा काम इनको नरेंद्र मोदी ने दिया कि डिजिटलाइजेशन करो, मतलब हर चीज डिजिटल हो, जिसके बारे में मैं कल आपको बता रहा था, डिजिटल इंडिया। वो 4 काम उनको सौंप दिया। एफडीआई लेकर आओ, स्टार्टअप को बढ़ाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ और डिजिटल इंडिया बनाओ। अब नरेंद्र मोदी ने काम तो सौंप दिया, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शुरू में इस इन्वेस्ट इंडिया की टीम में कितने लोग थे? मात्र 3 लोग, 2015 में बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या कमाल हुआ, उसे खुद उस व्यक्ति से सुनिए जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर बताऊंगा कि जब इन लोगों ने जिम्मेदारी निभानी शुरू की तब क्या कमाल। By the way, my team is about today 454. We started with 3. Average age of the team, if you keep me out of it, is 29. It rises stupendously if you add me to it.
But each one is IIT, IIM, Ivy League. They're all banking, finance, investment banking. They've come back globally. Each one in that team has taken a pay cut from 7 to 93% to build a new India. सुन रहे हैं आप? ये भाई बता रहे हैं कि 400 साढ़े 400 लोग इस टीम में जुड़ गए और लोगों ने 93% का कट लिया अपनी सैलरी में। मतलब करोड़ों की नौकरी छोड़ छोड़ कर आ गए भाई। और वो किसी नरेंद्र मोदी को चमकाने नहीं आए, वो आए थे उस इंडिया को चमकाने जो उनके दिल में बसता है। बस उन्हें नरेंद्र मोदी को सुनकर देखकर ये लगा कि ये वो लीडर है भाई जो कर देगा, तो छोड़ा है विदेशों की नौकरी। IIT, IIM ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं से पढ़कर निकले लोग सब छोड़ा है इंडिया के लिए, और वो इसी विश्वास के साथ कि ये हो जाएगा काम में जुट गए। और नरेंद्र मोदी ने जिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को रिवैम्प किया, 8 साल बाद वो एजेंसी UN और वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है बॉस, दुनिया में नंबर 1। 8 साल के अंदर इन लोगों ने करके दिखाया। अब नरेंद्र मोदी की इस टीम ने FDI के मामले में कैसे काम किया, इसको आपको आंकड़े दिखाऊंगा तो आपके कान से धुआं फेंक देगा। बॉस ये कैसे हो सकता है इस देश के अंदर जहां एक बिजनेस लगाना इतना बड़ा चैलेंज होता है। आप सोचिए इस देश में क्या कमाल का काम हुआ है जिन लोगों ने इस देश में काम करने के लिए नरेंद्र मोदी का साथ दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1947 से आज तक कितना FDI आया है आपको पता है देश के अंदर? करीब $950 बिलियन, मतलब करीब 78 लाख करोड़ रुपया आज तक करीब 1947 से आज तक भारत में आया है। आजादी के 70 साल के बाद में टोटल मिला 75। इसमें से पिछले 90 महीने में कितना आया आपको पता है? पिछले 90 महीने में $532 बिलियन आया। मतलब आजादी से आज तक में आता है $950 बिलियन, और उसका आधा से ज्यादा $532 बिलियन जो है वो मात्र पिछले 90 महीने में आया है। ये कमाल हुआ है 2015 के बाद। जो नरेंद्र मोदी ने टीम बनाई उसने ये करके दिखाया बॉस इंडिया में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विदेशी निवेश भी दुनिया में सिर्फ 2, 4, 10 देशों से नहीं आया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 162 देशों ने निवेश किया। मतलब ये नहीं कि किसी 1-2 अमीर देश ने लगा दिया इसलिए पैसा इतना आ गया होगा। भैया इंडिया में दुनिया भरोसा कर रही है, 162 देश इंडिया में निवेश कर रहे हैं, तब जाकर ये रिकॉर्ड कमाई आई है पिछले 90 महीनों में। एक बात आपको और बताता हूं, ये जो विदेशी निवेश आया है ये किसी 1-2 सेक्टर में भी नहीं लगा, 1-2 जगह पर भी नहीं लगा। भारत में हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, हर जगह पर विदेशी निवेश हो रहा है। आप सेक्टर वाइज देखिएगा, 57 सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, FDI आया हुआ है। दुनिया में इतने सेक्टर में कहीं FDI नहीं आया बॉस। और यही वजह है कि पिछले 8 सालों में FDI दोगुनी हो गई है। 2014-15 में एक साल में करीब $45 बिलियन विदेशी निवेश आया था। 2021-22 में कोरोना के संकट काल के बीच रिकॉर्ड करीब 85 बिलियन निवेश आ गया भारत में। यह भारत में एक साल में आने वाला सबसे ज्यादा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यह 1-2 राज्य में नहीं आ रहा भाई, 31 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, इतने जगह आया है विदेशी निवेश। मतलब ये नहीं कि एक जगह रोक के बैठ गए, कुछ 4 राज्यों में अपनी सरकार है वहां फायदा हो गया। भाई पूरे देश की बात हो रही है। 31 राज्य में निवेश, 57 सेक्टर में निवेश, $532 बिलियन 90 महीने के अंदर। कमाल की सक्सेस स्टोरी है बॉस। कोई अपनी करोड़ों की नौकरी सिर्फ मोदी को चमकाने के लिए नहीं छोड़ता बॉस। आप बोलिए मैं नरेंद्र मोदी के लिए अपने करोड़ों की नौकरी छोड़ता हूं, बीवी धक्का मार के बेड से गिरा देगी कि घर कैसे चलेगा बॉस। कोई नहीं छोड़ता।
बीवी बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन उनसे भी प्यारा देश होता है। इन लोगों ने करोड़ों की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि इन्हें भारत को चमकाना था। और यहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी विरोध के चक्कर में उन चीजों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जिन चीजों पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम में आपको याद है कुछ नेताओं ने कह दिया था कि मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएं। बॉस, यहां लोग नौकरी छोड़ छोड़ के देश चमकाने घूम रहे हैं और तुम लोगों को अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं निकलना। इन नेताओं को इन युवाओं से सीखना चाहिए जो भारत को बनाने के लिए अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर जी जान लगाए हुए और पिछले 8-9 साल से उन्हें जो काम दिया गया डिलीवर करके दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस टीम पर स्टार्टअप और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी है। आज अगर आप भारत में स्टार्टअप का स्टेटस देखेंगे, ये तो एफडीआई आ गया बॉस, लेकिन ये देश जहां लोगों के पास दिमाग में आइडियाज की कोई कमी नहीं, नए स्टार्टअप जुड़ने के मामले में इंडिया का रैंक बता रहा हूं। इंडिया आज की डेट में नंबर 1 है बॉस, नंबर 1, जहां पर सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप जुड़ रहे हैं। कुल स्टार्टअप के मामले में पूरे दुनिया में सेकंड रैंकिंग है इंडिया की, पूरी दुनिया में। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप, यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया 3rd रैंक पर है बॉस, आज की तारीख में आपको बता रहा हूं। यूनिकॉर्न का मतलब है जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन पहुंच जाती है। भारत में आपको यकीन नहीं होगा, 2021 का साल था, एक यूनिकॉर्न बनने में 29 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा था। हर 29 दिन में एक यूनिकॉर्न, यानी $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन जा रही थी हर 29 दिन में। 2022 में यह आंकड़ा क्या हो गया आपको पता है? हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है बॉस। एक हर 9-10 दिन भी नहीं गुजरता एक यूनिकॉर्न खड़ा हो जाता है इंडिया में। यह है इंडिया की सक्सेस स्टोरी। भूल जाइए आप किस पार्टी को वोट करते हैं, भूल जाइए आप किस नेता को पसंद करते हैं, किस नेता से नफरत करते हैं बॉस, लेकिन इधर तो इंडिया सबके है ना। यह इंडिया की सक्सेस स्टोरी है जो सब मिलकर लिख रहे हैं। एक आदमी का विजन है, उसने आने के बाद सीधा सबको काम में लगाया, चीजों को बदलना इस काम में लगा और वो हो रहा है। भारत में स्टार्टअप की संख्या अक्टूबर 2022 तक 80,000 से ज्यादा हो चुकी है और 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या है। आपको डिजिटल इंडिया के बारे में कल पाठशाला में बताया था। डिजिटल इंडिया, इसको लेकर बड़ी बात यह है कि 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया, तब पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, यानी प्रति व्यक्ति जो डेटा कंजम्पशन होता था मोबाइल पर, जो आपका डेटा होता है ना, उस मामले में भारत की रैंकिंग 122 थी दुनिया में। मतलब मान लीजिए कि कहीं पूरी दुनिया में कहीं 100 GB डेटा यूज करते होंगे लोग, कहीं 5 GB, कहीं 10 GB, कहीं 15 GB यूज करते होंगे। इंडिया में इतना कम करते थे कि इंडिया की रैंकिंग 122 थी। लोग डिजिटल इंडिया का मजाक बनाते थे। आज 2022 में भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है बॉस। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल डेटा कहीं यूज हो रहा है तो वो इंडिया में हो रहा है। ये जो सुबह सुबह आप चालू हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, भगवान की फोटो, फलाने का मैसेज, बॉस को गाली, नरेंद्र मोदी को गाली, इंडिया में ये दिक्कत है, ट्विटर पर डालो, फेसबुक पर डालो, रील बनाओ, फोटो खींचो, ये सब इंडिया में इसी डिजिटल इंडिया में हो रहा है। अमेरिका और चीन मिलकर जितना डेटा यूज करते हैं उससे ज्यादा डेटा आज की डेट में भारत यूज कर रहा है भाई। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में कल आपको बताया था कि चीन से करीब 3 गुना डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। भारत की सफलता की कहानी आप जीडीपी के आंकड़े से भी समझ सकते हैं। आपको सुनिए, यह हर भारतीय के लिए चैप्टर है भाई। भारत की जीडीपी जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये आज की डेट में कहां खड़ी है? 3.1 ट्रिलियन, $3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत। आपको क्या पता है, पहला 1 ट्रिलियन जो है, पहला 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 60 साल लगे देश को, 60 साल, 60 इयर्स। 2007 का साल था जब इंडिया 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना।
2 ट्रिलियन होने में कितना साल लगा? 2 ट्रिलियन होने में 7 साल का वक्त लगा भारत को। 2014 में जाकर भारत जो है 2014 में, ये 2007 में हुआ, ये 2014 में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना, और उसके बाद 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को मात्र 5 साल लगे। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि कोरोना आ गया, वरना और भारत की रफ्तार क्या होती है। और 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। 2015 से अभी तक करीब 8 साल जीडीपी के साइज के मामले में दुनिया में नंबर 10 से भारत 5 पर आ गया। जिन 5 देशों को हमने पीछे छोड़ा है, वो देश भी कौन है? 2014 में भारत दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, और हम किनको पीछे छोड़कर आए? कोई लल्लू पंजू को छोड़ के नहीं आए। रूस को पीछे छोड़ा है भाई, इटली को पीछे छोड़ा है, ब्राजील को छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, तब जाकर हम 5वें नंबर पर आए। ये सब चीता थे, और अब जर्मनी को पछाड़कर हम 4 नंबर पर आने वाले हैं। इस साल के आखिर तक लोग मान रहे हैं, या हो सकता है नया साल शुरू होते होते इंडिया नंबर 4 पर आ जाएगा। कोरोना से पहले भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था, और कोरोना के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी देश तीनों लेवल पर क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, पॉलिटिकल स्तर पर। अब भारत की सोशल पावर देखिए, क्यों भारत को दुनिया ब्राइट स्पॉट मान रही है। भाई नरेंद्र मोदी ने घर में जो सिस्टम सड़ा हुआ था उसको सुधारने के लिए काम कर लिया। कईयों को तो इसी बात से दिक्कत है कि आराम से आते थे, बैठे रहते थे ऑफिस में, गए घर, हो गया काम। वो खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरे से भी करा रहे हैं, ये एक तो दिक्कत आती है। दूसरा, बाहर से इन्वेस्टमेंट ला, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लिए गोल्डन पीरियड कैसे, आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मानव संसाधन हमारे पास है। 140 करोड़ की आबादी है भाई, और इस 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र की हैं, और यहीं से भारत की ग्रोथ इंजन को पावर मिल रही है। और 2047 तक भारत सबसे यंग देश रहेगा, हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन। भारत की पॉलिटिक्स पावर की ताकत भी आपको बताता हूं। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, करीब 61 करोड़ लोगों ने वोट किया, और उसमें से करीब 8.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर। जिस रफ्तार से भारत तरक्की कर रहा है, उसमें जब 2047 का साल आएगा, यानी जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2047, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आजादी के 100 साल बाद, 2047 ग्लोबल वर्कफोर्स में, ग्लोबल वर्कफोर्स मतलब दुनिया में जितने लोग काम कर रहे होंगे, उसमें 21%, 21% अकेले भारतीय होंगे पूरी दुनिया के ग्लोबल वर्कफोर्स में। और दुनिया के ग्लोबल मिडिल क्लास में 20% भारतीय होंगे। यानी एक बड़ा मिडिल क्लास होगा, एक बड़ी वर्कफोर्स होगी, और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत तब तक सुपर पावर के स्टेटस में आ चुका हो। और भारत के लिए सबसे शानदार बात यह है कि भाई हमारे यहां इतनी आबादी है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड हमारे यहां हो जाती है। तो हमारे पास अपना बड़ा बाजार है, और इसी बाजार के चक्कर में दुनिया जो है वो ललचाई हुई भारत आ रही। बस ये मनाइए, ये रफ्तार बनी रहे। पॉलिटिकल लाइन चलती रहती है, नेता लड़ते भिड़ते रहते हैं, देश से ऊपर कोई नहीं होता। और बतौर भारतीय हमें गर्व होना चाहिए इस सक्सेस स्टोरी।